हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 है समतल में गति। उसमें हम आज बात करेंगे प्रक्षेप्य गति के बारे में। तो देखिए, प्रक्षेप्य गति हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ी लिखते हैं कि यदि किसी पिंड को मुक्त आकाश पर एक समान वेग से फेंका जाए तथा जो पिंड एकमात्र गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गति करें तो इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इससे पहला पॉइंट है कि प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत पिंड पर एक गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करता है, ठीक है, जिसकी दिशा गति के दौरान ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होती है। दूसरा पॉइंट है प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत वायु द्वारा लगाया गया कर्षण बल नगण्य है। तो दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि पहला प्रक्षेप्य गति में क्या होता है कि किसी पिंड को हम मुक्त आकाश में जब ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से जब वो नीचे आता है तो नीचे आने पर उस गति को क्या कहते हैं, हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और इस प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत उस पर एक गुरुत्वीय बल कार्य करता है, जिस कारण से कोई वस्तु नीचे आती है और इसमें उस पर जो वायु का जो घर्षण बल होता है उसको हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पहले चित्र बनाते हैं। तो देखिए, चित्र की बात करेंगे हम। ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा मूल बिंदु। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी बॉल है, उसको मैं फेंक रहा हूँ तो ये इस तरह से ऊपर जाएगी और उसके बाद वापस नीचे आ जाएगी। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो वो इस प्रकार की गति करती है, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि ये वस्तु ऊपर जा रही है तो इसका वेग मैं मान लेता हूँ, उसका वेग, प्रारंभिक वेग कितना है, u है। फिर इसमें क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इस बिंदु से अब इसमें दो घटक लेते हैं, एक लंब डालते हैं इस अक्ष पे और एक लंब डालते हैं इस अक्ष पे, ठीक है। दो हमने लंब डाले, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इस क्षैतिज तल से थीटा कोण बना रही है, ये क्षैतिज तल से थीटा कोण बना रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ux मान लेते हैं क्योंकि x अक्ष है, और यहाँ से तक का जो ये कितनी हो जाएगी, uy हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इस अक्ष पे कौन बना रही है, कितना हो जाएगा, इस अक्ष पे घटक कितने हो जाएंगे, uy हो जाएगा, ठीक है, ओके।
और ये जो दूरी है ये किस अक्ष पे है, ये है एक्स अक्ष पे। अब देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये वाला अक्ष इस तरह से हो सकता है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब कोई वस्तु अगर मूल बिंदु से फेंकी जा रही है, ठीक है, इसका वेग कितना है, u है, और वो क्षैतिज अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, इसके दो घटक हो सकते हैं, एक घटक हो जाएगा ux और एक घटक हो जाएगा आपका uy। इस तरह से आपके पास दो घटक हो जाएंगे, ठीक है। अब ये इस एक्स अक्ष पे लंब डाल रही है, इसलिए इस 90 डिग्री का कोण हो गया, और इस वाई अक्ष पे लंब डाल रही है तो भी 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इस थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा देखिए, थीटा जो होता है इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये वाली क्या होती है, आधार। ये वाली होती है आधार, ठीक है। और तो आप देखिए इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे कोस थीटा की, तो कोस थीटा निकालेंगे किस तरह से, कोस थीटा हम निकालेंगे, ये वाली देखिए, ये वाली जो भुजा है ये इसके समांतर है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, uy है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, uy हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ux है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ux हो जाएगी। सबसे पहले हम निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी u। तो आप देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई, तो आधार यानी ux बटे u, तो ux की वैल्यू आ गई u cos थीटा। इस तरह से आप साइन थीटा निकालेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है uy और कर्ण कितना है u, तो uy बराबर u साइन थीटा। इस तरह से हो जाएगा। अब इस तरह से हम मान सकते हैं कि माना कोई पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है, तो वेग का क्षैतिज घटक जो कि एक्स अक्ष के साथ है, वेग का क्षैतिज घटक ये हो जाएगा ux जो कि बराबर आया u cos थीटा, और वेग का ऊर्ध्वाधर घटक ये हो गया uy बराबर u साइन थीटा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और ये आपका हो गया समीकरण 2। इस तरह से आप मान लीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, इस अधिकतम ऊंचाई तक जाता है, जब वापस जाके फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हर दिशा में, हर बिंदु पर इसका वेग क्या हो रहा है, इसके वेग की दिशा परिवर्तित हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इसकी दिशा इधर होगी, यहाँ पे इसकी दिशा इधर हो सकती है, यहाँ पे इधर हो सकती है, तो हर जगह पे इसका क्या हो सकती है, इसका वेग परिवर्तित हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा, तो आगे देखिए तो माना पिंड पर उत्पन्न त्वरण A है। अब यदि पिंड पर उत्पन्न त्वरण A है, ठीक है, तो त्वरण का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, त्वरण का क्षैतिज घटक Ax बराबर 0। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्षैतिज घटक मतलब एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे देखिए उसकी जो चाल है वो नियत रहेगी, इस बिंदु से ना तो वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा, क्षैतिज अक्ष पे इसकी जो चाल है वो सेम रहेगी, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें इसकी जो चाल है क्षैतिज अक्ष पे वो बिल्कुल एक समान है, मतलब एक समान दूरी तय करेगा, क्षैतिज अक्ष से नीचे नहीं जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि त्वरण क्या है, एक समान है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। और त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक, अब त्वरण के ऊर्ध्वाधर घटक की बात करेंगे Ay की,
तो ए वाई पे देखिए क्या हो रहा है कि जब वस्तु देखिए यहाँ से ऊपर फेंकी जाती है, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है इस तरह से, ठीक है, तो क्या हो रहा है, वस्तु नीचे से जब ऊपर जा रही है तो इसकी गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी आती है, तो ए बराबर माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा नीचे से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी। ठीक है, इस तरह से इसको आप समीकरण 4 नाम दे दीजिए। आगे देखिए, अब मान लीजिए कि ये, अब हम बात करते हैं प्रक्षेप्य के पथ की। प्रक्षेप्य के पथ की हम बात करेंगे। प्रक्षेप्य का पथ, अब यह है बिंदु P पर, बिंदु P पर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई वस्तु थी, यहाँ से फेंकी गई, तो कुछ समय बाद बिंदु P पर पहुँच गई। ठीक है, बिंदु P पर पहुँचने के बाद हम मान सकते हैं यहाँ से इसकी जो लंबवत दूरी है ये हम y के बराबर मान लेते हैं इसको। ठीक है, y के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक लंब इस पर डाल दो। ठीक है, और मैंने माना कि ये कितने समय बाद गया, यहाँ से P पर कितने समय बाद गया, ये गया वो t समय पश्चात। तो हम कह सकते हैं माना पिंड t समय पश्चात P पर पहुंच जाता है। माना पिंड t समय पश्चात P पर पहुंच जाता है, अतः हम कह सकते हैं क्षैतिज दूरी। आप क्षैतिज दूरी कैसे निकालेंगे? क्षैतिज दूरी निकालेंगे तो इसके लिए हम गति का द्वितीय समीकरण काम मिलेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये हम समीकरण काम मिलेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास में एक तो आया था ux बराबर u cos थीटा, uy बराबर u sin थीटा। ठीक है, इन दोनों को हम रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये दूरी है वो क्षैतिज दूरी, यहाँ से तक की कितनी मान सकते हैं हम, x मान सकते हैं। तो x बराबर क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, ux समय t रहेगा प्लस हाफ ax t²। अब ux की वैल्यू है आपके पास में u cos थीटा मल्टीप्लाई t प्लस हाफ ax की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 0 मल्टीप्लाई t²। आपके पास में यहाँ से t बराबर आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा, ये आपके पास आ जाएगी t की वैल्यू। इसका आप समीकरण 5 मान सकते हैं। ये तो हो गई आपकी क्षैतिज दूरी, यहाँ से यहाँ तक की क्षैतिज दूरी। अब हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर दूरी की। मतलब पिंड अगर ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दूरी है, ये कितनी होगी। तो दूसरा हम देख सकते हैं, पहला है क्षैतिज दूरी का हो गया, दूसरा हम बात करें ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी की हम बात करेंगे तो उसके लिए भी हम वही s बराबर ut प्लस हाफ at² का काम मिलेंगे। अभी जो यहाँ पे दूरी है ये ऊंचाई में बदल जाएगी, तो s की जगह हम s लिख सकते हैं और u y का घटक हो जाएगा क्योंकि ऊर्ध्वाधर है, और हाफ ay t²। ठीक है, अब यहाँ पे h बराबर uy की जगह u sin थीटा मल्टीप्लाई t प्लस हाफ a की जगह माइनस g और यहाँ पे t² आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे t की वैल्यू कितनी है, x बराबर x अपॉन यू cos थीटा, ये उठा के हम इसमें रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे h बराबर u sin थीटा, आप मल्टीप्लाई u t की जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ t की जगह हम रख सकते हैं x अपॉन यू cos थीटा प्लस प्लस ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हाफ जी, टी की जगह रख सकते हैं आप x अपॉन यू cos थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए h बराबर, अब यहाँ से देखिए यहाँ से u कैंसिल, साइन थीटा अपन cos थीटा होता है, tan थीटा
मल्टीप्लाई या इसको एक्स या लीजिए एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, ठीक है, और एक्स स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यह क्या है, ये जो हमें समीकरण मिली है यह एक परवलय की समीकरण होती है, ठीक है, जहाँ पे यदि आप ऐसा करें, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो समीकरण हमें मिलेगी ये एक प्रकार की परवलय की समीकरण होगी। तो हम कह सकते हैं इसका पद कैसा होगा, इसका पद होगा परवलयाकार, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे उड्डयन काल के बारे में। तो उड्डयन काल का मतलब क्या होता है कि देखिए सबसे पहले पिंड क्या गया, मान लीजिए यहाँ से इस P बिंदु तक गया, फिर P बिंदु के बाद ये वापस लौट के यहाँ आ गया, तो पिंड अधिकतम ऊंचाई जितनी प्राप्त करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका उड्डयन काल कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम उड्डयन काल की बात करेंगे, तो यहाँ पे अब लिखिए प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको आप कैपिटल टी से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज कि यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो देखिए ये अपनी अधिकतम ऊंचाई पर जाता है, फिर वहीं वापस आता है। तो देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये जो टाइम होगा ये क्या होगा, ये डबल हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओ पी की गति के अंतर्गत, ओ पी गति के अंतर्गत, ओ पी गति के अंतर्गत, ओ से पी की गति के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर गति, ऊर्ध्वाधर गति। तो ये ऊर्ध्वाधर गति कैसे होगी, इसके लिए हम सूत्र काम में लेंगे गति का प्रथम समीकरण S बराबर B, वो B बराबर U प्लस AT। तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर गति में इसके जो घटक आएंगे वो आपके पास में क्या आ जाएंगे, UY प्लस AYT। अब यहाँ पे आप जानते हैं UY बराबर होता है U साइन थीटा और A बराबर होता है, AY बराबर होता है माइनस G। यहाँ पे आप रखेंगे B बराबर, ठीक है। अब V बराबर, ठीक है, V बराबर आप लिख सकते हैं U साइन थीटा, फिर AY की जगह माइनस GT। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे आती है, तो अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसका अंतिम वेग कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से V बराबर 0, तो U साइन थीटा माइनस GT हो जाएगा, और यहाँ से आप T की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा U साइन थीटा अपॉन G, ठीक है साहब, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का समय ये लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का समय भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितनी वस्तु पहले यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो जितना समय उसको जाने में लगा उतना ही समय उसको आने में लगेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः कुल समय कैसे आएगा, कुल समय जो होगा T वो कैसे होगा, वो यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय दोनों के, इसको मान लीजिए कोई भी बिंदु Q, तो दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब ये है कि OP प्लस PQ, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं OP बराबर PQ। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे OP प्लस PQ को, तो ये डबल हो जाएगा OP के, ठीक है। तो T बराबर 2 मल्टीप्लाई U साइन थीटा अपॉन G, ठीक है। तो ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम बात करेंगे महत्तम ऊंचाई की। महत्तम ऊंचाई का मतलब मैक्सिमम फ्लाइट, मतलब कोई वस्तु जब यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, तो वो अपनी अधिकतम ऊंचाई P प्राप्त कर रही है, फिर उसके बाद वो नीचे आ रही है, तो वो महत्तम ऊंचाई या मैक्सिमम हाइट कैसे निकल जाएगी, वो देखिए। महत्तम ऊंचाई, इसको कहेंगे मैक्सिमम हाइट। ये कैसे होगी, देखिए इसमें क्या होगा, हम O से P तक की बात करते हैं पहले। तो O से P तक, O से P तक गति के लिए
ओ से पी तक गति के लिए हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये बिंदु मान लेते हैं हम एम। तो ये जो हाइट है ये कितनी मान लेते हैं हम, यहाँ पे जो हाइट हो जाएगी ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी एच। ठीक है, ये आपकी हाइट जो दूरी है वो एच के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो गति का तत्व समीकरण है v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे हम निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कौन से अक्ष में है, वाई अक्ष में, तो v स्क्वायर वाई या फिर v स्क्वायर रहने दीजिए इसको, यू स्क्वायर वाई प्लस 2ay और s की जगह आप क्या रखेंगे, h रखेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने बताया ये अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वाई का मतलब क्या कह सकते हैं इसको, यू साइन थीटा का स्क्वायर और ए वाई की वैल्यू होती है -g और h। ठीक है, ये होती है। तो इससे आप यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। अब बात करते हैं हम प्रक्षेपी के परास की। प्रक्षेपी का परास का मतलब क्या है कि वो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय करता है, वो होता है प्रक्षेपी का परास। तो प्रक्षेपी का परास की हम बात करते हैं। इसको कहते हैं रेंज। अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि इसके लिए हम गति के तत्व समीकरण का उपयोग करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो दूरी है वो x के बराबर मान सकते हैं हम, तो x बराबर इसका x का टका जाएगा प्लस हाफ a की जगह हम ax और t स्क्वायर रखते हैं। तो ux की जगह आप रखेंगे u cos थीटा और मल्टीप्लाई t प्लस हाफ एक ax की जगह ax की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, 0 प्लस टी स्क्वायर। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए इस x को आप r के बराबर भी ले सकते हैं क्योंकि ये रेंज है। ठीक है, ये हो गया। तो r बराबर ये आपका हो सकता है, और यहाँ पे देखिए जो टोटल टाइम t है। ठीक है, अब जो टोटल टाइम है देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम t तो होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना था भाई, ये पूरा का पूरा टाइम है जब वस्तु कोई ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना था, t था, और यहाँ से तक का टाइम भी कितना था, t था। तो ये टोटल टाइम t के बराबर आया था, तो हम इसको t के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो u cos थीटा और t की वैल्यू हमने पिछले उसमें निकाली थी, ये थी आपकी 2u sin थीटा अपॉन g, ये इसकी वैल्यू आई थी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे आप r बराबर u से u गुना होगा u स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, और ये एक सूत्र होता है sin 2 थीटा का, जिसे हम कह सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब ये आप रखेंगे तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, ये हो गई इसकी रेंज। ठीक है, अब यदि आप इस साइन 2 थीटा का अधिकतम मान कब होगा, अधिकतम मान एक प्रयोग द्वारा सिद्ध है कि अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू हम 1 रखते हैं। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1, और 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वो मान होगा जिस पर प्रक्षेप का कोण अधिकतम होगा, और इस पर कोई वस्तु क्या होगी, अधिकतम दूरी तय करेगी। तो आप देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा की जगह, मतलब अगर आप यहाँ पे थीटा की जगह 45 रखते हैं, तो यहाँ पे साइन 90 हो जाता है अपॉन जी, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो ये आप अधिकतम कोण प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रक्षेप्य गति, जिसमें आज इसमें हमने पढ़ा, पहले तो हमने प्रक्षेप्य के पथ के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी क्षैतिज दूरी या ऊर्ध्वाधर दूरी निकाली, फिर हमने प्रक्षेप्य का उड्डयनकाल पढ़ा, उसकी महत्तम ऊंचाई पढ़ी, फिर प्रक्षेप्य का परास पढ़ा। तो इस तरह से हमने प्रक्षेप्य गति को कंप्लीट किया। धन्यवाद स्टूडेंट्स।